आज आपके जिस सब्जेक्ट पर बात मुझे करनी है वो सब्जेक्ट आपका है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर बात करेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के समक्ष ये एक प्रश्न, एक समस्या आई कि व्यक्ति जो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्या उनकी जो कस्टम यूजेज हैं, रूढ़ प्रथाएँ हैं, उनके अनुसार ही उनको रेगुलेट होने दिया जाए या उनको रेगुलेट करने के लिए कोई मॉडर्न कोडिफाइड लॉ होना चाहिए। इस प्रश्न पर जो तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इस पर विचार किया। विचार करने के बाद उन्होंने ये तय किया कि एक कोडिफाइड लॉ होना चाहिए जो क्या करे, प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र को रेगुलेट करे जा करके। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्ट बना दिया। उन्होंने एक एक्ट बना दिया और वो एक्ट है आपका द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इसको उन्होंने कोडिफाई कर दिया। अब ये एक्ट संपत्ति के ट्रांसफ़र को रेगुलेट करेगा, परंतु बात ये आती है कि किस प्रकार की संपत्ति को रेगुलेट करेगा। संपत्तियां दो प्रकार की हैं आपकी, संपत्तियां जो हैं वो दो प्रकार की हैं। तो एक मूवेबल संपत्ति है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी है और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो किस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रेगुलेट करेगा, तो फिर इसमें व्यवस्था दी गई है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, जो प्रॉपर्टी इमूवेबल होगी जाकर के, ये उसको नियंत्रित करेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी को नियंत्रित करता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब देखिएगा, परंतु जब हम देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो सेक्शन 5 to 37, सेक्शन 5 to 37, 5 से लेकर के 37 तक की जो धाराएं हैं वो दोनों प्रकार की संपत्ति को रेगुलेट करते हैं, चाहे वो संपत्ति प्रॉपर्टी मूवेबल हो, इमूवेबल हो, ये दोनों पर यहाँ तक की धाराएं लागू होती हैं। इसकी बाद की जो धाराएं हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को ही सिर्फ और सिर्फ रेगुलेट करती हैं जाकर के। अब देखिएगा, प्रॉपर्टी इसका क्या मतलब है। एक शब्द है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी शब्द से क्या अर्थ है, प्रॉपर्टी शब्द का अर्थ क्या लिया जाएगा। प्रॉपर्टी शब्द जो है, एक वर्ड है जो है प्रॉपर्टी, ये एक विस्तृत शब्द है, इसलिए इसका अर्थ जो लिया जाएगा वो चाहे कारपोरेट हो प्रॉपर्टी, इनकारपोरेट हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, मूर्त हो, अमूर्त हो, दोनों प्रकार की जो संपत्तियां होंगी, प्रॉपर्टी शब्द जो है वो दोनों को डिनोट करेगा। प्रॉपर्टी चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, दोनों प्रकार की प्रॉपर्टियों को प्रॉपर्टी शब्द जो है अपने में समाहित करता है। तो बात ये आती है कि क्या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इन दोनों संपत्तियों को रेगुलेट करता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है क्या वो इन दोनों प्रकार की संपत्तियों को रेगुलेट करता है, तो इसका उत्तर है नहीं। दोनों प्रकार की संपत्तियों को रेगुलेट बिल्कुल नहीं करता है। ये रेगुलेट करता है केवल जो मूर्त संपत्तियां हैं,
जो मूर्त संपत्तियां हैं, और उनमें भी मूर्त संपत्तियों में भी 2 प्रकार की संपत्तियां हैं। देखिएगा, तो जो मूर्त संपत्तियां हैं वो 2 प्रकार की संपत्ति है, चल संपत्ति है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो किसको लागू होता है? वो लागू होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो लागू होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को, अचल संपत्ति को लागू होता है। परंतु ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की कुछ धाराएं ऐसी हैं जो दोनों प्रकार की संपत्तियों को लागू होती हैं, मतलब चल संपत्ति को भी लागू होती हैं और अचल संपत्ति को भी लागू होती हैं। वो कौन सी धाराएं हैं? वो धारा है आपकी 5 से लेकर के धारा 37। सेक्शन 5 से लेकर के 37 तक की जो सेक्शन हैं वो आपकी दोनों प्रकार की संपत्तियों को लागू होती हैं, और सेक्शन 37 से आगे की जो सेक्शन है वो केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी को ही लागू होती हैं जाकर के। अब बात आती है कि फिर जो ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जो इनकॉर्पोरेट हैं या इंटेंजिबल हैं या टेंजिबल हैं, उनको कौन सा विधि लागू होती है, उनको कौन सा लॉ रेगुलेट करता है? तो उनके लिए माल विक्रय अधिनियम एक बनाया गया है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट बनाया गया है। वो उन विधियों को रेगुलेट करता है जो चाहे दृश्यमान हो, चाहे दृश्यमान ना हो, चाहे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं वो चल संपत्ति मानी जाती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, बौद्धिक संपदा विधि को क्या माना जाता है? मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है। तो वो जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रेगुलेट नहीं होती हैं, क्योंकि वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाती हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किसको लागू होता है, किसको रेगुलेट करता है? वो रेगुलेट करता है आपका जाकर के इनको, जो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब बात ये चलेगी कि प्रॉपर्टी की बात हम करते हैं, प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, तो प्रॉपर्टी होती क्या चीज है? देखिएगा, प्रॉपर्टी शब्द है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी शब्द किसी ऐसी भौतिक या ऐसी संपत्ति जो दिखाई नहीं देती, जो इंटेलेक्चुअल है, चाहे भौतिक संपत्ति हो चाहे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, इन दोनों भी लागू होता है। और प्रॉपर्टी होती क्या चीज़ है? तो प्रॉपर्टी कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसका विधि की दृष्टि में कोई वैल्यू हो और जो कब्जा योग्य संपत्ति हो, जिस पर मालिकाना हक किसी का किया जा सके। कोई भी ऐसी संपत्ति जिस पर कोई अपने स्वत्व का दावा कर सके, कोई भी चीज जिस पर कोई व्यक्ति अपनी स्वत्व का, अपने हक का, अपने हित का दावा कर सके, कब्जे की विषय वस्तु हो और विधि की दृष्टि में उसकी एक वैल्यू हो, ला की नज़र में उसकी एक वैल्यू हो, वो कही जाएगी प्रॉपर्टी। फिर चाहे ऐसी प्रॉपर्टी टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो। अब देखिएगा,
अब बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सेक्शन पर। देखिएगा सेक्शन ए, सेक्शन एक जो है वो संहिता का नाम, प्रवर्तन और विस्तार बताती है। सेक्शन एक जो है वो ये बताती है कि यह धारा, इस धारा में इस एक्ट को नाम क्या दिया गया है, यह एक्ट किस तारीख से प्रवर्तित होगा और इसका विस्तार कहाँ कहाँ होगा। तो धारा जो एक है उसमें 3 बातें बताई गई हैं। कौन कौन सी बातें हैं? पहली, शॉर्ट टाइटल। तो संक्षिप्त नाम, इस एक्ट का संक्षिप्त नाम क्या होगा? इस एक्ट का संक्षिप्त नाम जो होगा वो होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ये इसका संक्षिप्त नाम होगा। फिर है कमेंसमेंट, इसका प्रारंभ कब से होता है। दूसरा है इसका प्रारंभ कब से होता है। तो इसका प्रारंभ जो होता है 1 जुलाई 1882। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो जुलाई की प्रथम तारीख को 1882 में लागू होता है जाकर के। अब आता है कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ होगा। इसका विस्तार कहाँ कहाँ होगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बना तो दिया गया है, संपत्ति को रेगुलेट करने के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए इसे बना तो दिया गया है, परंतु इसका विस्तार कहाँ होगा, किन राज्य क्षेत्रों पर इस अधिनियम का विस्तार होगा, किन राज्य क्षेत्रों पर यह लागू होगा। तो बताया गया है कि होल इंडिया, होल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार होगा जाकर के। परंतु इसमें एक परंतु लगा दिया गया है। सिवाय एक्सेप्ट, इन्होंने कहा है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का 1 जुलाई 1882 से संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार होगा, संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्रों पर यह लागू होगा। सिवाय मतलब परंतु कुछ क्षेत्रों पर यह लागू नहीं होगा, या यूं कह दें कि कुछ राज्य क्षेत्रों पर इस धारा के, इस अधिनियम की कुछ धाराएं लागू नहीं होंगी। तो क्या है,
देखिएगा, इन्होंने ये कहते हैं कि संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार होगा सिवाय 1 नवंबर 1956 से तत्काल पूर्व, 1 नवंबर 1956 से तत्काल पूर्व पार्ट बी, भाग बी के स्टेट लिस्ट में जो स्टेट नहीं हैं उन पर लागू नहीं होगा, और जो मुंबई, पंजाब, दिल्ली और जो मुंबई, पंजाब, दिल्ली के राज्य क्षेत्र में जो क्षेत्र आते हैं उन क्षेत्रों पर धारा 59 पैरा 2, 3, धारा 107 और 123। देखिएगा, इसे फिर से बात सुन लीजिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का विस्तार जो है संपूर्ण भारत पर है, परंतु कुछ राज्य क्षेत्रों पर इसका विस्तार नहीं होगा, ये इसका परंतु कहता है। वो कौन से राज्य क्षेत्र होंगे और कब से विस्तार नहीं होगा? तो 1 नवंबर 1956 से पूर्व जो पार्ट बी स्टेट में जो स्टेट आते हैं उनको छोड़कर, और पंजाब, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, दिल्ली, मुंबई, इन क्षेत्रों पर निम्नलिखित धाराओं, निम्नलिखित उपबंधों प्रोविजन का जो है विस्तार नहीं होगा। तो वो कौन से प्रोविजन है? सेक्शन 59 पैराग्राफ 2 और 3, सेक्शन 107 और सेक्शन 123। कहने का अर्थ ये है कि धारा 59 का पैराग्राफ 1 और 2, धारा 107 और धारा 123 का विस्तार उन राज्य क्षेत्रों पर नहीं होगा जो पार्ट बी में दिए गए हैं, या फिर जो पार्ट बी में है, और जो पंजाब, दिल्ली और मुंबई के राज्य क्षेत्रों में आते हैं। कब से आते हैं? 1 नवंबर 1956 से पूर्व जो क्षेत्र उनमें आते थे उनको छोड़ करके इनका विस्तार जो है संपूर्ण भारत पर होगा जा करके। मैंने अभी कहा कि 1 नवंबर 1956 से पूर्व जो क्षेत्र मुंबई, पंजाब, दिल्ली इनमें आते थे, इनमें समाहित थे, उन पर केवल धारा 59 का पैराग्राफ 2, 3 इनका विस्तार नहीं होगा, धारा 107 का विस्तार नहीं होगा, धारा 123 का विस्तार नहीं होगा। बाद में आके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जितने प्रोविजन हैं वो सभी लागू होंगे, केवल धारा 59 पैराग्राफ 2, 3, धारा 107 और धारा 123 का विस्तार उन क्षेत्रों पर नहीं होगा। यहाँ पर एक बात और सुन लीजिए, फिर इसका अगला परंतु है वो ये कहता है कि इन स्टेटों की जो पार्ट बी में स्टेट आते हैं या मुंबई, दिल्ली, पंजाब की स्टेट सरकार है, वो चाहे तो धारा 59 पैराग्राफ 2, 3, धारा 107, धारा 123 का विस्तार अपने यहाँ अपने राज्य पर कर सकती है। ऑफिशियल गजट के द्वारा एक घोषणा करेगी और उनके द्वारा इनका विस्तार जो है वो कर देगी अपने राज्य क्षेत्रों में। कौन सी सरकारें? जो पंजाब, दिल्ली और मुंबई सरकारें हैं, या पार्ट बी में जो स्टेट आते हैं। फिर अगला जो परंतु है, इसका एक और परंतु है, वो ये कहता है कि जिन राज्य क्षेत्रों पर देखिएगा, इसके आगे एक बात और कही गई, एक परंतु को जोड़ा गया है, उसमें कहा गया है कि जिन राज्य क्षेत्रों पर रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू नहीं होता है, भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट
लागू नहीं होता है, जिन राज्य क्षेत्रों पर भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू नहीं होता है, उन राज्य क्षेत्र की सरकारें चाह करके भी, कोशिश करके भी धारा 59 पैराग्राफ 2-3, धारा 107 और धारा 123 का विस्तार नहीं कर सकेंगी। क्यों नहीं कर सकेंगी? अगर वहाँ पर भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 अगर वहाँ पर लागू नहीं होता है, तो फिर वहाँ की राज्य सरकारें भी ऑफिशियल गजट के माध्यम से धारा 59 पैराग्राफ 2-3, धारा 107, धारा 123 का प्रवर्तन नहीं कर सकेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, और इस संबंध में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से, बाय फोन के माध्यम से।